नमस्कार आप सभी को। आज का जो टॉपिक रहेगा वो ज्योग्राफी का मानव बस्ती का रहेगा। मानव बस्ती जिसका एक स्थान जो ऐसा साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ उसे मानव बस्ती कहते हैं। जहाँ मानव बसें उसे मानव बस्ती। अब बस्तियों के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला है संयत या गुच्छित बस्ती, किसी एक एरिया के अंदर इकट्ठे रहना, तो उसको बोला जाता है संयत बस्ती। इसमें सारे मकान एक दूसरे के पास होते हैं और ये विशेष करके नदियों, घाटियों या उपजाऊ मैदानों में बनाए जाते हैं। दूसरा है प्रकीर्ण या एकाकी बस्ती, जहाँ जैसे पहाड़ों में एक दूसरे से दूर दूर मकान बने होते हैं। पहाड़ होते हैं तो मकान एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ अलग अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकीर्ण या एकाकी बस्ती। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप जो हैं अलग अलग होते हैं। रेखीय प्रतिरूप, जैसे एक ही लाइन के अंदर एक ये जो लाइन है, इसी लाइन में सभी मकान बन गए, इसको बोलते हैं लाइनर पैटर्न या रेखीय प्रतिरूप। एक आयताकार प्रतिरूप है, ये समतल जो उपजाऊ मैदान होते हैं वहाँ पे सड़कें एक दूसरे से जो काटती हैं, तो उसके आयताकार जहाँ ये मैदान हो गया, मान के चलो इसके बाहर बाहर जो आयताकार सड़क गलियाँ बना देगी तो वहाँ पे लोग रहने लगे, तो इसको बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप। नेक्स्ट है वर्ताकार प्रतिरूप। किसी बस्ती बनती हैं वो किसी झील के किनारे या किसी तालाब के किनारे, तो जब वो बस्तियाँ बसती हैं तो उसके चारों तरफ मकान बना देते हैं वो, और उनको क्या बोलते हैं हम आयताकार वर्ताकार प्रतिरूप। तारे का प्रतिरूप स्टार लाइक पैटर्न, जहाँ कई बार ऐसे रास्ते मिलते हैं जहाँ कई रास्ते एक ही जगह मिले किसी चौक पे, तो वहाँ जो बस्तियाँ जो बस जाती हैं उनको बोल देते हैं हम स्टार। यहाँ पे जो बस्तियाँ बनेंगी इनको बोलते हैं हम तारे का आकार की स्टार लाइक पैटर्न। कुछ क्रॉस पे टी आकार के या कुछ क्रॉस के इसके जो बस्तियाँ बसती हैं चौराहे पे, या कुछ टी पॉइंट पे जो बस्तियाँ बसती हैं उसको ETY या क्रॉस आकार का प्रतिरूप इनको बोला जाता है। डबल विलेज, किसी विलेज जो है, मान के चलो कोई बड़ी नहर, बड़ा जो कोई भी बड़ी नहर नदी जो भी आती है, तो उसके जो दोनों साइड बस्तियां जो बस जाती हैं, तो वो दो गांव अलग अलग, इस गांव को इस विलेज को अलग नाम दिया जाएगा और इस विलेज को अलग नाम दिया जाएगा, तो ये इनको बोलते हैं डबल विलेज या दोहरे ग्राम। जो दोनों, तो ये एक दूसरे के पास जब जाएंगे तो ये नौका के द्वारा एक दूसरे के पास जाते हैं, नौकाओं से एक दूसरे की तरफ। आगे हम बात करें अगर शहरों की, नगरीय बस्तियों की, तो नगरीय बस्तियों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग है। मुख्यतः 3 प्रकार का है। एक अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार के ऊपर, जहाँ जनसंख्या देखी जाती है, न्यूनतम जनसंख्या के मानक अलग हैं, अधिकतम के अलग होते हैं। दूसरा होता है ऑक्यूपेशन, जहाँ व्यावसायिक संरचना, फैक्ट्री या इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पे। और एक होती है प्रशासनिक, जहाँ पे प्रशासन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कर देता है, जहाँ छावनी बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिका आदि बनाते हैं, तो वहाँ पे जो बस्तियाँ बनती हैं तो उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। नगरीय बस्तियों का जो पदानुक्रम है वो अभी बताते हैं आपको। एक होते हैं प्रमुख शहर, प्राइम सिटी बोलते हैं जिसको, और एक सन नगर या लार्ज सिटी और लार्ज टाउन, छोटे कस्बे स्मॉल टाउन, विलेज, और डाणियाँ जो छोटी मोटी डाणियाँ होती हैं 20-30 मकान इकट्ठे करके, और एक आकी मकान। एक तो एक मकान हो गया, उसके बाद के एक डाणियाँ विकसित हुई, डाणियों के बाद बड़े विलेज बने, बड़े विलेज के बाद छोटे कस्बे बने, उसके बाद बड़े कस्बे, फिर सिटी, फिर बड़े शहर, और उसके बाद एक प्राइम सिटी। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड सर्विस। उपनगरीय जो सब अर्बनाइजेशन है उसमें क्या होता है कि मनुष्य केंद्रीय शहर के घने और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से हटकर बेहतर जीवन स्तर की ओर, यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो वहाँ उसको जगह को छोड़ के और एक अच्छे साफ़ सुथरे खुले वातावरण में अपने रहने के लिए चले जाते हैं। जैसे लोग अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो उनको नज़दीक गुड़गांव में चले जाएंगे ताकि खुला माहौल उनको मिले और
भीड़ भाड़ से छुटकारा मिले। वैश्विक रुझान विकासशील देशों की नगरीय समस्याएं हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट की बात करें तो अभी विश्व की जो आधी से अधिक जो आबादी है, विश्व की आधी से जो अधिक आबादी है वो कहाँ निवास कर रही है? शहरों में। और अनुमान ये है कि 2050 तक भारत की आबादी भी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी। लोग गाँव से शहरों की तरफ भागने को जा रहे, शहरों की तरफ जाएंगे लोग तो वहाँ भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वहाँ भी कुछ मुश्किलें आती हैं। तो एक तो जैसे क्या होता है कि वहाँ पे एक पूर्णतया से जो रोज़गार की कमी मिल जाती है, उनको गांव में रोज़गार होता है परंतु शहर रोज़गार की कमी थोड़ी सी, और वहाँ मलिन बस्तियाँ भी होती हैं। आपको शहरों में जो है ना झुग्गी झोपड़ियाँ मिलेंगी आपको, तो वो भी एक पर्यावरण से संबंधित चुनौती उनके लिए होती। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर हैं। एक है समता, समता मतलब इक्वलिटी, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच और अधिकार, यानी कि सेम, सबको राइट सेम मिले और समान सबको अवसर मिले। दूसरा है सतत पोषणीयता, यानी कि संसाधन जो हैं वो इस प्रकार मिले कि सबको उसका सबका अवसर मिलना चाहिए, आगामी पीढ़ियाँ भी निरंतर बनी रहें। उत्पादकता मतलब जो भी उत्पाद मिले वो सबको एक समान मिले, इसके लिए। और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को विकास विकल्प एवं स्वयं चुनने के लिए सक्षम और शक्तिशाली बनाना। मानव विकास के उपायों, अप्रोच ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, ये हैं इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड जो है, और कैपेबिलिटी और एसडीआई इंडिकेट। तो पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? मानव विकास सूचकांक एचडीआई की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? मैंने क्वेश्चन को हाइड कर दिया था अभी, तो अभी एक बार आप सोचें, अभी मैं आपको आंसर साथ के साथ देता रहूँगा। ये था 1990 में, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का एक स्तंभ नहीं है? एक स्तंभ मैंने आपको पिलर बताए थे, 4 पिलर, समता, सततता, उत्पादकता और आय उपागम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आय उपागम। नेक्स्ट है, झीलों या तालाबों के चारों ओर विकसित होने वाले ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है? रैखिक होता है, आयताकार होता है, वृत्ताकार होता है या तारेकाकार होता है? बताइए। बिल्कुल सही आंसर, वृत्ताकार। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी? जो यूएन की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार विश्व की, पहले तो बताया था विश्व की आधी आबादी तो रह ही रही है, भारत की आबादी भी, तो उसका आंसर आपका 2000, जी हाँ 2050। पेयजल में फ्लोरिडा और आर्सेनिक जैसी भारी धातुओं के प्रदूषण से भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित है? फ्लोराइड और आर्सेनिक ये पेयजल के अंदर मिले हुए हैं, कौन सी जो ऐसा राज्य है जहाँ पे इन्हें अधिकता देखी जाती है? तो इसका आंसर बताइए। जी राजस्थान, सही आंसर जिसने राजस्थान बताया है।
विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? डॉक्टर महबूब उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन सही आंसर। जब लोग केंद्रीय शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को छोड़कर बाहर खुले क्षेत्रों में बसते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोग जो हैं भीड़ भाड़ वाले, जैसे दिल्ली से मैंने बताया था गुड़गांव रहने चले जाएं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोचिए। जी हाँ, उपनगरीकरण। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। हम समय समय पर आपके लिए इसी प्रकार की जनरल नॉलेज की वीडियो बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दिन।